हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि जितनी भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन पे ऊपर मैं एक वीडियो बना सकूं ताकि आप भी अपनी एक ओपिनियन, अपनी खुद की एक धारणा उसके ऊपर में जनरेट कर सको। आज ऐसे ही एक टॉपिक के साथ मैं फिर आपके बीच में आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत रिसेंटली दो चीज़ों की वजह से न्यूज़ में आ रहा है। पहली जो चीज है वो है आपका असम और मेघालय के बीच में पिछले 50 साल से चला आ रहा बाउंड्री डिस्प्यूट, जो सीमा विवाद है, उसको सुलझा लिया गया है। अच्छी बात है, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे राज्यों के बीच में ऐसे डिस्प्यूट चल रहे हैं और मान के चलते हैं अगर एक डिस्प्यूट भी कम होता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे हो सकता है भविष्य के अंदर ऐसे ही डिस्प्यूट और भी सुलझे और राज्यों के बीच में, और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो डिस्प्यूट फ्री नॉर्थ ईस्ट इंडिया बन सके। इसी डिस्प्यूट फ्री नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तहत में हमारे गृह मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला आया है कि असम, नागालैंड और मणिपुर के अंदर जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है उसका जो टोटल एरिया उसको रिड्यूस किया जाएगा। रिड्यूस का मतलब क्या है कि जितने एरिया में पहले लग रहा था उस एरिया को उसमें से अब हटा दिया जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो असम के कुल 23 डिस्ट्रिक्ट में से इसको कंप्लीटली हटा दिया गया और एक डिस्ट्रिक्ट में से पार्शियली इसको हटा दिया गया है। नागालैंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो नागालैंड के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके 15 पुलिस स्टेशन में से इसको हटा दिया गया है। मणिपुर के 6 डिस्ट्रिक्ट के जो 15 पुलिस स्टेशन के एरिया है उसमें से भी इसको क्या कर दिया गया दोस्तों, हटा दिया गया। अब ये हटाने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण क्या है दोस्तों? पहला बड़ा कारण है जिसके लिए आपको दिसंबर 2021 की घटना पे जाना पड़ेगा। पिछले साल दिसंबर के अंदर में आर्मी ने एक ऑपरेशन किया था जो फेल हो गया था। इस ऑपरेशन में आर्मी के द्वारा 12 लोगों की मौत हो गई थी और ये 12 लोग जो थे वो सिविलियन थे, डेली वेज लेबर थे जो अपनी दिहाड़ी के ऊपर जा रहे थे। आर्मी को इंफॉर्मेशन मिली कि रात के अंधेरे के अंदर में जो मिलिटेंट है, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो अपनी लोकेशन बदलने वाले हैं। आर्मी ने ऑपरेशन प्लान किया बट इंटेलिजेंस जो थी वो गलत थी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो मिला गलत मिला और आर्मी से एक बड़ी गलती हो गई। उसके चलते कमेटी बनाई गई होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये देखने के लिए कि क्या आफ्स्पा की आज भी जरूरत है, क्योंकि अगर आफ्स्पा रहेगा तो इस प्रकार के और भी जो है दिक्कतें सामने आएगी और फिर लोग जो है उसका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, लोग उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरी बात क्या थी दोस्तों? दूसरी बात थी सिक्योरिटी सिचुएशन। इस रिपोर्ट के बाद में भी ये बताया गया कि देखो नॉर्थ ईस्ट में जो पहले की सिचुएशन थी ना सिक्योरिटी, आज वो नहीं है। पहले इंसर्जेंसी ज्यादा थी। अगर मैं उदाहरण दूं 1999 का, तो 1999 के अंदर कुल मिला के 1743 इंसर्जेंट रिलेटेड एक्टिविटी हुई थी और वही 2021 के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो एक्टिविटी कुल मिला के 206 हो गई हैं। मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का डेटा कह रहा है। 2014 से अगर मैं 2021 के बीच बात करूं तो जो इंसर्जेंसी रिलेटेड एक्टिविटी है ना उनमें 75% तक की गिरावट आ गई है। इसी के अलावा आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 2022 के बीच में कुल मिला के 6800 एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जिन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया है। इसी टाइम पीरियड के अंदर में 4800 से ज्यादा जो वेपन्स जो हैं वो सरेंडर किए गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, रिपोर्ट भी कहती है और डेटा भी कहता है कि अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी कंडीशन है वो पहले से क्या है, अच्छी है। तो अब हमें जो है टोटल एरिया आफ्स्पा के अंदर में रिड्यूस कर देना चाहिए और वो सरकार ने एक अच्छा फैसला किया है जिसको सभी लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, सराह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट के सीएम्स का ये बयान आया कि सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला है और इससे नॉर्थ ईस्ट वास्तव में क्या बन जाएगा, डिस्प्यूट फ्री नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका बन जाएगा। अब जब हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं कि आफ्स्पा तो आफ्स्पा है क्या? पहली बात तो मैं फुल फॉर्म बताता हूं। आफ्स्पा की फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। जैसा आपको पता चल रहा है इसमें नाम में स्पेशल पावर है। स्पेशल पावर क्यों है? क्योंकि ये एक स्पेशल पावर देता है आर्मी को किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का। अभी डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन इस आफ्स्पा के तहत में हमारी आर्मी को ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी जाती है। ये पावर और डिस्टर्ब्ड एरिया को समझने के लिए आपको आफ्स्पा के दो अलग अलग सेक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। पहला है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 के तहत में किसी भी राज्य का गवर्नर या केंद्र सरकार किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकती है। साधारण भाषा में डिस्टर्ब्ड एरिया वो एरिया होता है जहां पर सिविल लिबर्टी और पब्लिक पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए आर्म्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब बिना हथियार अब वहां शांति नहीं आ सकती। ऐसे एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया कहते हैं। डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कंबाइनली क्या कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है कि ये एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है।
राज्य सरकार को करना है तो राज्य का जो राज्यपाल है वो गजेट ऑफ इंडिया में एक नोटिफिकेशन रिलीज करेगा और उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर देगा। उसके बाद उसमें आफ्सपा लग जाएगा और केंद्र सरकार उसमें आर्मी भेज देगी वहां पे। दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है ना, वो भी किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकती है नोटिफिकेशन के द्वारा। उदाहरण के लिए अगर आज की मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर में जो आज के टाइम पे आफ्सपा लागू है और जो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हो रखा है, ये यूनियन मिनिस्ट्री होम अफेयर ने किया हुआ है। लेकिन मेघालय और मणिपुर के अंदर जो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हुआ है वो वहां के गवर्नर ने किया है। तो दोनों मिलके, ठीक है, चाहें तो डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो घोषित कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर 4 की। सेक्शन नंबर 4 जो है वो आर्मी की पावर के बारे में बात करता है। देखो दोस्तों, इस कानून के तहत में, आफ्सपा के तहत में आर्मी को ना कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं, कुछ जो है एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिलती है। जैसे आर्मी जो है वो किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। आर्मी चाहे तो किसी भी व्यक्ति के घर की जो है बिना सर्च वारंट के तलाशी ले सकती है। 5 या 5 से अधिक लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो उनको मना कर सकती है, और अगर वो मना करने पर भी वो नहीं जाते हैं तो आर्मी उन पे फायर कर सकती है, क्योंकि वो कानून के क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया। किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार करके आर्मी जो है लोकल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को दे देती है, फिर वहां पर कार्रवाई चलती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो आर्मी को कुछ स्वीपिंग पावर इसके तहत मिलती है जो सेक्शन नंबर 4 के अंदर में डील की जाती है। अब ये जो आफ्सपा है, थोड़ा मैं इसका हिस्ट्री बताना चाहूंगा, इतिहास बताना चाहूंगा। ये जो आफ्सपा है ना दोस्तों, ये आफ्सपा बहुत पुराना है, ये कॉलोनियल कानून है। भारत के अंदर में ऐसा बहुत हुआ है, बहुत सारे कानून जो है अंग्रेजों के समय के हैं। ये अंग्रेज चले गए लेकिन भारत के अंदर अपने कानून आज भी छोड़ के चले गए हैं। 1942 के अंदर जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो मूवमेंट इतना बड़ा था कि अंग्रेज डर गए थे। अगले ही दिन उन्होंने क्या किया, जितने भी लीडर्स थे ना सबको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद में मूवमेंट पूरी तरीके से लीडरलेस हो गया। ऐसे में लोग जो थे वो वायलेंट हो गए और उस वायलेंट क्राउड को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए उस समय के जो वॉयसराय थे लिलिंथ को, उन्होंने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया, जिसके तहत में लिलिंथ को ने बिल्कुल लाइसेंस टू किल दे दिया कि मतलब आर्मी जाओ और भाई बस मुझे सिचुएशन कंट्रोल में चाहिए, आप किसी को भी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ कंप्लीट लाइसेंस टू किल। मैं पुराने वाले आफ्सपा की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये आजादी के पहले की बात थी। आजादी के बाद जो आफ्सपा पहली बार जो इस्तेमाल किया गया वो 1947 के अंदर हमारे यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज जो थे वो जनरेट हो गए थे, क्योंकि हमने अपने 4 प्रोविंस को बाइफरकेट किया था, तब हमें जरूरत पड़ी। दूसरी जरूरत हमें कब पड़ी, जब 1949 के अंदर मणिपुर को हमने भारत के अंदर मिलाया। उसी समय नागा हिल्स जो असम का एरिया था, वहां पर जो लोकल नागा पीपल्स थे उन्होंने नागा नेशनल काउंसिल की अध्यक्षता में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उनका मानना था कि हम जो नागा हिल्स के एरिया में लोग रहते हैं ना, हमें एक सेपरेट ऑटोनोमस स्टेट चाहिए। उन्हें एक प्लेबिसाइट कंडक्ट किया जिसमें रिजल्ट आया कि 99% नागा पीपल का कहना है कि उनको अलग से एक राज्य चाहिए, अलग से एक ऑटोनोमस स्टेट चाहिए। बात सिर्फ डिमांड तक नहीं रही। 1952 के अंदर भारत का पहला जनरल इलेक्शन होना था, उनको इन्होंने बायकॉट किया। ना केवल इलेक्शन को बायकॉट किया बल्कि इन्होंने क्या किया, सरकारी स्कूल, सरकारी दफ्तर, सरकारी ऑफिशियल का भी बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया। मामला जो था वो इंसर्जेंसी पे चला गया, विद्रोह पे चला गया, ठीक है, वायलेंस पे चला गया। तो असम की सरकार ने इस नागा हिल एरिया के अंदर में पुलिस को विशेष अधिकार दिया कि भैया आपको स्पेशल पावर है, आप इस सिचुएशन को टैकल करो। लेकिन उनसे मामला कंट्रोल में आया नहीं। जब नहीं आया तो उन्होंने केंद्र सरकार को बताया, केंद्र सरकार ने वहां पे असम राइफल को भेजा और उस एरिया के अंदर असम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को लागू किया ताकि सिचुएशन कंट्रोल में ली जा सके, असम राइफल को कुछ एक्स्ट्रा पावर देके। लेकिन असम राइफल के बस की बात जो थी ये नहीं थी। 23 मार्च 1956 को इसी नागा नेशनल काउंसिल ने क्या किया दोस्तों, रिबेलियन बड़ा कर दिया और एक पैरेलल गवर्नमेंट बना ली जिसका नाम दिया गया फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। ये चीज जब हमारे यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंची तो उस समय के जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस एक्ट जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो लागू किया मई 1958 के अंदर। उसके पश्चात हमारे जो गृह मंत्री थे उस समय के जीवी पंत साहब, उन्होंने इसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में और सितंबर 1958 के अंदर में वो बिल पास हो गया। और तत्पश्चात ये जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है ये भारत के अंदर में एक आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो गया, मतलब कानून बन गया।
उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट के असम के बाद में और भी बहुत सारे राज्यों पे इसको एक्सटेंड किया गया। 1983 के अंदर खालिस्तान मूवमेंट के अंदर में भी पंजाब में इसका इस्तेमाल हुआ। 1990 के अंदर कश्मीर घाटी के अंदर हो रही हिंसा के अंदर में भी इसका इस्तेमाल किया गया ताकि सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके। तो नंबर ऑफ टाइम पे हमने क्या किया है, इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया है। लेकिन जो इसका सेक्शन नंबर 4 है दोस्तों, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि ये जो एक्ट है आपका, ये जो कानून है जो बनाया गया है, इससे ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है और आर्मी ये ह्यूमन राइट का वायलेशन इस एक्ट के माध्यम से कर रही है। दूसरा, आर्मी को स्वीपिंग पावर मिल रही है। आर्मी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, किसी के घर में घुस के तलाशी कर सकती है, जो हमारे मौलिक अधिकार के फंडामेंटल राइट के क्या है, अगेंस्ट है। तीसरी बात, अगर आर्मी इसके तहत में कोई क्राइम कर भी देती है तो उसकी कोई जवाबदेह नहीं है। ठीक है, आर्मी उसकी कोई जवाबदेह नहीं है, मतलब आर्मी के खिलाफ किसी भी प्रकार की आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारे देश के अंदर में कमेटी बनी है इसी कानून के ऊपर, जिसका नाम है जीवन रेड्डी कमेटी, और जो हमारा सेकंड ARC कमीशन है उसने भी इस बात को रिकमेंड किया है कि ये जो कानून है ये गलत है और इसको रिपील कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1998 के अंदर एक जजमेंट के अंदर कहा है कि कानून तो ठीक है, कानून गलत नहीं है, कानून की जरूरत हमें पड़ेगी, लेकिन जो इस कानून का इस्तेमाल है वो सही ढंग से करना चाहिए। आर्मी को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम क्या करे, फोर्स का इस्तेमाल करे, कम से कम क्या हो, वायलेंस जो है वो किया जाए। तो नंबर ऑफ टाइम पे दोस्तों इस कानून को क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन फिर भी सरकार AFSPA को यूज करती है। इवन मैं अगर बात करूं जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, तो इस कानून को एक ड्रैकोनियन लॉ माना जाता है कि ये तो बहुत खतरनाक कानून है, बहुत ही गलत कानून है, बट फिर भी भारत के अंदर में इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। उसके लिए भी कुछ कारण है। अब मैं बात करूंगा कि कुछ सपोर्टिव फैक्टर जो सपोर्ट में बात करते हैं किसके दोस्तों, AFSPA के में। पहला फैक्टर क्या है दोस्तों, देखो AFSPA हम कब लेके आते हैं, जब कोई एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित हो जाता है, मतलब वहां पर लोकल लॉ एंड जो आपकी मशीनरी है वो फेल हो चुकी होती है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर आपको आर्मी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी देनी पड़ेगी। इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती हैं दे आर फंडेड बाय सम नॉन स्टेट एक्टर। ठीक है, और ये नॉन स्टेट एक्टर जो होते हैं ये भारत देश से बाहर के होते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखो, इधर ऊपर चाइना है, इधर म्यांमार है, नीचे अगर हम बात करें बांग्लादेश है, सेम जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान है और चाइना है। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी होती हैं ये इन्हीं नॉन स्टेट फॉरेन एक्टर के द्वारा क्या होती हैं, स्पॉन्सर्ड होती हैं। इनमें इन लोगों को पैसा भी दिया जाता है और हथियार भी दिया जाता है। तो आर्मी कहती है कि ये लोग जो है इनके पास पैसा भी है, फंड भी है और आर्म्स भी है, तो हमें इन लोगों से लड़ना है, तो हमें क्या चाहिए, विशेष अधिकार, तभी हम जाके इस एरिया के अंदर में ऑपरेशन करेंगे, जो बात जायज भी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नीड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये पावर सही है? क्या सरकार को इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए? आपको मैंने पूरा मुद्दा बताया, पूरा मुद्दा समझाया, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, आपको अपनी राय देनी है क्योंकि पूरा टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी CSC के एग्जाम की तैयारी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे प्लस कोर्सेज पे। हमारे साथ प्लस कोर्सेज पे जुड़ने के लिए दोस्तों आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है, या आप सीधा क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप डायरेक्ट जाके एनरोल कर सकते हैं। यहाँ हम 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, पहला है आइकॉनिक और दूसरा है प्लस। दोनों के अंदर आप मेरा कोड यूज करेंगे, जो मेरा कोड है सुमित10 कोड आप यूज करेंगे। 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस जिसमें लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस होती है, और दूसरे टाइप का कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं आपका आइकॉनिक। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस मिलता है, प्लस में नहीं होता, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों के लिए ही कोड रहेगा मेरा सुमित10। ये GS की फीस है दोस्तों। आप GS की फीस पे आप जब मेरा कोड लगाएंगे किसी भी ड्यूरेशन का, 1 साल 2 साल 3 साल, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज फॉर द GS आइकॉनिक, यहाँ पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारा ऑप्शनल का कोर्स है दोस्तों, 19 से भी ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अनअकैडमी पे कराए जा रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप मेरा कोड लगाएंगे आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। 27-28 रुपए के आसपास फीस है, आपको ये 24,000 रुपए के आसपास जो है मिल जाएगा। सो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करेंगे, यू जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमित10 कोड आप यूज करेंगे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।